हेलो गाइस, दिस इज दीपक यादव और ये है आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स का। एक टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं या उसको इंटर कराते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगता है, चार्ज का पाथ कैसा होता है। और कोशिश करेंगे हम कि हर तरीके के क्वेश्चंस को हम टच करें। लगभग हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन हम इसमें टच करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम आप लोगों को एक दो न्यूमेरिकल देंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी चार्ज की किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसे होती है। आज बेसिकली इसी के ऊपर हमको चर्चा करना है। तो सपोज दैट, चलिए हमने यहां पे ले लिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें फील्ड लाइंस पैरेलल हो, इक्वी स्पेस्ड हो और स्ट्रेट हो। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं और इक्वी स्पेस्ड है। मतलब इनके बीच की जो गैपिंग है ना, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है। अब सबको पता है कि यदि किसी चार्ज को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं तो उस चार्ज के ऊपर आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है। यदि वो चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में काम करता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू वेक्टर का E। और यदि वो चार्ज हमारा निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज के ऊपर काम करने वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है Q इंटू वेक्टर E। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का अपोजिट होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, धक्का देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये इनके ऊपर फोर्सेस की बात हो गई। आज हमको बात करनी है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी स्पीड से हम इंटर कराते हैं तो उसकी पाथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो पार्टिकल किस तरीके के पाथ पे मूव करता है। आज पूरी चर्चा हमारी उसी के ऊपर होने वाली है। तो बिना इधर उधर के टॉपिक पे अपना टाइम स्पेंड किए हुए सीधे हम करंट टॉपिक पे आते हैं और हम यहां पे लेंगे आपका एक चार्ज पार्टिकल। सपोज दैट हमने लिया कि एक ये हमारा चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, जिसका मास M है, क्योंकि आपको पता है विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। तो इसके ऊपर आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। साथ ही साथ हमने इसको एक इनिशियल स्पीड V0 दे रखी है। V0 इनिशियल स्पीड से चार्ज पार्टिकल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंटर करता है। ध्यान रहे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो पार्टिकल के ऊपर आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा जो कि Q इंटू E के बराबर होने वाला है। तो अब हम सबसे पहली बात करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के एक्सीलरेशन की हमको यहां पे बात करनी है। तो यदि पार्टिकल के ऊपर फोर्स हमारा F लग रहा है और पार्टिकल का मास M है, तो जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा वो फाइंड आउट किया जाएगा F इज इक्वल्स टू M इंटू A के द्वारा। लेकिन ये फोर्स हमको पता है कि पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि Q इंटू E के क्या है, बराबर है। तो ये बेसिकली हो गया वेक्टर का Q इंटू E इज इक्वल्स टू M इंटू वेक्टर का A। तो आपको यहां से वेक्टर A पता चल गया, ये हो गया Q E अपान M, ये बेसिकली वेक्टर E। तो आपको यहां से एक्सीलरेशन पता चल गया और यह भी पता चल रहा है कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये जो आपका एक्सीलरेशन काम कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो है Q वेक्टर E अपान M, और सेम उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है और ये रिजल्ट आपका होगा कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल
स्पीड बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, आर सेम, कि जिस डायरेक्शन में आपका ये जिस स्पीड से इंटर कर रहा था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन है, तो इससे ये पता चलता है कि ये इट मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई सा भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग इंटर करता है किसी इनिशियल स्पीड v नॉट से, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसके कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है ये एक्सीलरेशन हमारा होगा q इंटू ई अपॉन एम। ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और यहां पे जो आपके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है। चूंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, चार्ज भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, मोशन और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होने वाला है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करने वाला है आपका चार्ज पार्टिकल। तो आई होप कि यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी कि जब कोई सा भी चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग इंटर करता है तो उसके ऊपर काम करने वाला जो फोर्स है फील्ड की डायरेक्शन में है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करने वाला है। ये एक्सीलरेशन होगा, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, यदि आपसे पूछ दे कोई कि किसी टाइम t पे इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो हम बात करें कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, कि किसी टाइम t पे इस पार्टिकल की स्पीड क्या होने वाली है। तो आई होप कि स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन आपको क्लास 11 से याद आ रहा होगा कि हम यहां पे फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब चूंकि u हमारी इनिशियल स्पीड है और इनिशियल स्पीड हमको दे रखा है यहां पे v नॉट, एक्सीलरेशन हमारा आया है q इंटू ई अपॉन एम, केवल इसके मैग्नीट्यूड को रखेंगे, और टाइम t है तो किसी टाइम t पे हमको इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी क्या हो गई, मिल गई, जहां v नॉट इसकी इनिशियल स्पीड है, q इसका चार्ज है, e स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है, m मास है और t टाइम है। किसी टाइम t पे यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को फाइंड आउट करना हो तो हम इस फार्मूले को लगा करके इसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप बड़ा ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यदि किसी स्पीड से इंटर कराया जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने यहां पे जो फील्ड है, फील्ड को ले लिया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, या फील्ड को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चलिए हमने यहां पे ले लिया है। अच्छा, सबको पता है कि जो फील्ड लाइंस आपकी हैं वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलती हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाकर के टर्मिनेट होती हैं। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं या ऐसा हम मान सकते हैं कि इधर की तरफ जिधर से आपकी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं इधर आपकी कोई पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, या कई बार कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहां पे पहले से ही दिया रहता है कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ऊपर आपको दे दिया है क्या है, ये एक निगेटिव प्लेट है। इस निगेटिव प्लेट के ऊपर आपकी जो फील्ड लाइंस है वो जाकर के टर्मिनेट हो रही हैं और इस पॉजिटिव प्लेट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। यहां पे जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है ये ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि हम कहें कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल जो कि फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे किसी इनिशियल स्पीड v नॉट से इंटर करता है, हमने मान रखा है कि इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो q है और इसका मास m है। तो अब हम देखेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर
चूंकि फील्ड आपका नीचे से ऊपर है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है ना हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि यहां पे हमने कंसीडर कर रखा है कि ये चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका कोई चार्ज नेचर नहीं दिया हुआ है। तो इसके ऊपर काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो Q इंटू ई है, अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अच्छा, चार्ज पार्टिकल की मोशन जो है ना ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पार्टिकल हमेशा कोशिश करेगा एक्स डायरेक्शन में जाने की, लेकिन जो आपका फोर्स है हमेशा वाई डायरेक्शन में लगता रहेगा, और जो पार्टिकल है आपका कुछ इस तरीके के पाथ पे क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। बड़ा ही क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल की इनिशियल स्पीड हम देख सकते हैं फिगर से कि पॉजिटिव के एक्स डायरेक्शन में दी गई है, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है पॉजिटिव के वाई डायरेक्शन में, तो पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और पार्टिकल कुछ इस ट्रैजेक्टरी पे क्या करने वाला है, आपका मूव करने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि ये हमारी फील्ड लाइंस जो हैं ये यहां तक ये फैली हुई हैं, मतलब कि पूरा जो प्लेट है हमने मान रखा है, चलिए ये प्लेट जो है इसकी विड्थ जो है या लेंथ है आपकी x है, x लेंथ ट्रेवल करने के बाद ये पार्टिकल आपका फील्ड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से इसको y डिफ्लेक्शन मिला हुआ है। तो कई बार हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट कराता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ से इसका डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो y है ये है आपका डिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ से आपका क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब देखिए पार्टिकल की मोशन को यदि आप देखें ना तो पार्टिकल दो तरीके की मोशन कर रहा है, एक तो पार्टिकल आपका एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और पार्टिकल आपका वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो अब पार्टिकल की यहां पे दो मोशंस की बात होगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की मोशन और दूसरा पार्टिकल की मोशन वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मोशन से पहले एक्सीलरेशन देखते हैं कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होने वाला है। तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के यदि एक्सीलरेशन की बात करें तो पार्टिकल के ऊपर यदि आपका फोर्स F लग रहा है और उसका मास m है तो उसका एक्सीलरेशन होने वाला है F = m × a। अच्छा, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो Q × e ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बेसिकली आपका Q × e = m × a। तो यहां से एक्सीलरेशन इसका मिल रहा है Q × e / m, और ये क्या है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब बोल सकते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, या इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, कि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आपका लग रहा है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसका मोशन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है और पार्टिकल का जो मोशन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका हो रहा है। अच्छा, पार्टिकल की मोशन दो डायरेक्शंस में हो रही है, एक तो एक्स डायरेक्शन में दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो हम दोनों डायरेक्शन की मोशन की यहां पे स्टडी करने जाते हैं और देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन की स्टडी से हमको क्या पता चलता है और वाई डायरेक्शन की स्टडी से हमको ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, पता चल जाएगा कि फील्ड से निकलते समय पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो आइए हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों की मोशन को इंडिविजुअली इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी स्टडी होगी वो स्टडी होगी मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, कि जब पार्टिकल आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करे। तो देखिए एक्स डायरेक्शन की मोशन में हम देख सकते हैं कि जो इसकी इनिशियल स्पीड है एक्स डायरेक्शन में वो v0 के बराबर है, क्योंकि इसको जो स्पीड हमने दे रखी है वो आपको एक्स डायरेक्शन में ही दे रखी है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन का यदि एक्सीलरेशन देखें तो 0 है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सीलरेशन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, एक्स डिस्टेंस। तो जो हमारा होगा डिस्टेंस = ये बेसिकली होगा स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहां पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो स्पीड इसकी बेसिकली है vx और टाइम क्या है आपका t। टाइम क्या है कि वो टाइम है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल इंटर किया और जितने टाइम में ये फील्ड से बाहर निकला, ये पूरा टाइम आपका t है।
तो इस पूरे टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने में इसने पूरी x डिस्टेंस को क्या किया, ट्रेवल किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डिस्टेंस पे क्या है, फैला हुआ है, या इस प्लेट की लेंथ जो है आपकी x है। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू vx, और vx की वैल्यू आपकी क्या है, x डायरेक्शन की स्पीड, ये पूरी इनिशियल स्पीड है इनटू t, तो आपको टाइम मिल गया यहां से x अपान v नॉट, जहां पे x जो है वो है आपका वो लेंथ जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, या लेंथ ऑफ दिस प्लेट, और ये v नॉट क्या है, इसकी इनिशियल स्पीड है, ये हमारा रहा टाइम। ये इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है कि टाइम को फाइंड आउट करना हो कि चार्ज पार्टिकल कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, तो जितनी लेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और जिस स्पीड से इस फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा होगा, दोनों का रेशियो इस टाइम t के क्या होगा, बराबर होगा। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई आपका एक्सीलरेशन नहीं है, तो जब एक्सीलरेशन नहीं होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और वही फार्मूला हमने यहां पे लगा रखा है। अब बात करेंगे हम लोग मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन की मोशन के बारे में बात करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में यदि हम देखें यू वाई इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में, तो वो जीरो है, क्योंकि पार्टिकल की जो स्पीड है वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में कोई आपकी स्पीड नहीं है। यदि हम बात करें ए वाई की, तो ए वाई आपका है Q इंटू ई अपान एम, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था वाई डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन, ये तो हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि ये कितनी, ये वाई डिफ्लेक्शन लेने में इसने कितना टाइम लिया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितने टाइम में ये फील्ड से बाहर निकलेगा उतने ही टाइम में ये वाई डायरेक्शन में भी ऊपर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो यदि हम थोड़ा सा यहां पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमको पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u जो हमारा है, अच्छा s की बात करें तो डिफ्लेक्शन हमारा फील्ड के अंदर कितना हुआ है, y का। अच्छा, इधर की तरफ यदि इसकी स्पीड देखें तो ये बेसिकली होगा y डायरेक्शन में इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो यदि हम यहां से इसको कैलकुलेट करें तो हमको यू वाई की वैल्यू 0 मिलेगी प्लस हाफ। यदि a की बात करें ए वाई की, तो ये है आपका क्यू ई अपान एम, और t की बात करें तो ऊपर वाले फार्मूले से हमको पता है, क्योंकि जितना टाइम ये x डायरेक्शन इधर जाएगा उतने ही टाइम में y ऊपर जाने वाला है। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू, t की वैल्यू जो है वो x अपान वी नॉट का स्क्वायर। तो हमको यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला 1 अपान 2 q इंटू ई अपान एम, ये है x स्क्वायर अपान वी नॉट का स्क्वायर। और ये है डिफ्लेक्शन का यूनिक फार्मूला कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वी नॉट स्पीड से हम इंटर कराएं, जिसका मास m हो, फील्ड की स्ट्रेंथ E हो और इसका चार्ज Q हो, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होने वाला है वो y होने वाला है, जहां x क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट है। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा पुट होना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यदि यहां से देखने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा हम यहां से इरेज करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकता है। हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी कि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। आइए देखते हैं, हम यहां पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड कि फील्ड के अंदर वो कितने टाइम तक रहेगा, तो इसका भी फार्मूला हमने देखा कि वो कितना टाइम लेने वाला है इस फील्ड के अंदर। तो जो टाइम बेसिकली इसका होगा वो टाइम होगा x अपान वी नॉट, जहां वी नॉट इनिशियल स्पीड है, जिस स्पीड से क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। अच्छा, y डायरेक्शन के डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये है 1 अपान 2 q इंटू ई अपान एम, ये है एक्स स्क्वायर अपान वी नॉट का स्क्वायर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है, देखिए जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म होगा, वो पहले से अंडरस्टूड है। वी नॉट जो स्पीड है आपको पता होगा कि डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आप कितनी स्पीड इसको यहां पे दे रहे हैं। जो एक्स है वो है आपके लेंथ ऑफ द प्लेट, ये भी आपको पता होगी। मतलब क्लियर कट यहां से आपको पता चलना चाहिए कि जो डिफ्लेक्शन है ना वो डिपेंड कर रहा है चार्ज और मास के रेशियो पे। तो ध्यान रहे कि डिफ्लेक्शन पार्टिकल का डिपेंड करता है चार्ज टू द मास रेशियो पे, कि जिस पार्टिकल के लिए चार्ज टू द मास रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होने वाला है, वो उतना ही लंबा क्या होने वाला है, डिफ्लेक्ट करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अभी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा,
ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, इस इक्वेशन को देख के कुछ नजर आना चाहिए कि यहां पे बेसिकली y की पावर 1 है और इन सबको यदि मैं कांस्टेंट k मान लूं तो ये आपका है y इज इक्वल्स टू, या इसको आप चलिए y बोल सकते हैं k इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है ना ये है आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इससे यह पता चलता है कि जो पार्टिकल है ना आपका एक पैराबोलिक पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो नोट करके जान लीजिए कि व्हेन पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी होने वाली है, पाथ जो होने वाला है, ये क्या होने वाला है, पैराबोलिक। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि फील्ड की डायरेक्शन के अलांग आपका इंटर करेगा तो उसका पाथ लीनियर होगा, और फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होने वाला है, पैराबोलिक होने वाला है। अच्छा, इसका डिफ्लेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होने वाला है। कितने टाइम तक फील्ड के अंदर रहेगा, तो यदि प्लेट की लेंथ आपकी L है और ये V नॉट परपेंडिकुलर स्पीड से एंटर कर रहा है, तो जो टाइम ये लेने वाला है ये x अपान V नॉट के बराबर लेने वाला है। तो ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन के दृष्टिकोण से यदि डिफ्लेक्शन की बात करें कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलेगा, तो चार्ज अपान मास के रेशियो पे डिपेंड करने वाला है। अच्छा, पाथ जो होगा इसका पैराबोलिक होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको यहां पे बताना चाहते हैं, थोड़ा सा एंगुलर डिफ्लेक्शन के बारे में हम बात कर ले। यहां पे एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन क्या है साहब, तो देखिए यहां पे जब चार्ज पार्टिकल इस फील्ड से जस्ट बाहर आपका निकल रहा होगा ना, तो ये इस डायरेक्शन से किसी एंगल पे आपका आउट होगा, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन। ये है आपका एंगुलर डिफ्लेक्शन, और ये था आपका, इसको बोल सकते हैं लीनियर डिफ्लेक्शन। तो लीनियर डिफ्लेक्शन तो हम कर चुके हैं, हमको एंगुलर डिफ्लेक्शन के बारे में बात करनी है कि ये बाहर निकलते समय कितने डिग्री के एंगल पे आपका निकलने वाला है। अच्छा, जब पार्टिकल आपका बाहर निकल रहा होगा तो वो किसी स्पीड से निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि चलिए इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड vx है और y डायरेक्शन में भी उसकी स्पीड कुछ होगी, जिसको चलिए हमने मान रखा है क्या है आपका vy है। तो आप सभी लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए कि यदि कोई वेक्टर मान लीजिए इधर की तरफ आपका vx है और इधर की तरफ कोई वेक्टर आपका vy है और इधर की तरफ इसकी स्पीड v है, तो जो v स्पीड आपका x डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रही है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यदि हम tan थीटा देखें तो ये y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है आपका vy के बराबर, x कंपोनेंट है आपका vx के बराबर। तो यदि vy और vx को हम कैलकुलेट कर ले तो ये एंगल हमको क्या होगा यहां से पता चल जाने वाला है। तो सबसे पहली बात कि हम vy और vx को क्या करें, कैलकुलेट करें। तो हम बात करेंगे कि स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन लेफ्ट फील्ड, कि जब आपका चार्ज पार्टिकल फील्ड को लेफ्ट करता है तो x डायरेक्शन की स्पीड क्या होगी, अलोंग x डायरेक्शन। ये x डायरेक्शन की बात होगी, तो जो vx होगा ना वो v नॉट के ही बराबर होगा इनिशियल स्पीड के। रीजन ये है कि जो इसका s और ये कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्सीलरेशन x डायरेक्शन के अलांग क्या है आपका, 0x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसकी x डायरेक्शन के अलांग स्पीड क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। यदि हम बात करें आपसे vy की y डायरेक्शन के अलांग, तो vy आपका होगा ui प्लस a इंटू टी। अच्छा, vy की यदि हम बात कर लें तो ui की ui 0 है, a हमारा है q इंटू e अपान m, और यदि t की हम बात करें यहां से तो t आपका बेसिकली है x अपान v नॉट। तो यहां से हमको जो vy की वैल्यू मिलती है वो मिलती है q इंटू x अपान m इंटू v नॉट। तो हमको vy मिल गई कि किसी टाइम, उतने टाइम में जितने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो y डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो होगी वो कुछ यूं होने वाली है और x डायरेक्शन में इसकी स्पीड कुछ यूं होने वाली है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इस फार्मूले में यदि हम क्या कर दें, पुट कर दें, तो पुट करिए आप सभी लोग। तो आपको यहां से tan थीटा जो मिलने वाला है एंगुलर डिफ्लेक्शन, वो tan थीटा बेसिकली आपको मिलेगा। vy की वैल्यू यदि हम चेक करें तो vy बेसिकली हमारा है यहां पे q इंटू ई एक्स अपान m इंटू वी नॉट, और अपान जो आपके ux की वैल्यू थी वो थी v नॉट। यहां से आपको पता चलेगा q इंटू ई इंटू एक्स अपान m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू हो गई।
यदि हम कहें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो कांस्टेंट रहने वाली, हमको पता है कि ये प्लेट की लेंथ जो x है वो कितनी होगी आपकी v0, हमको पता होगा कि किस स्पीड से हम इसको क्या करने वाले हैं, इंटर कराने वाले हैं। तो यहां से भी आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है कि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास, कि चार्ज और मास का रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका एंगुलर डिफ्लेक्शन भी क्या होने वाला है, उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर कट समझ में आ रही होंगी कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर कराएंगे तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, किस नेचर के पाथ पे आपका मूव करने वाला है, एंगुलर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी, आपका लीनियर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, स्पीड क्या होने वाली है, किस एक्स स्पीड किस वाई स्पीड से आपका ये बाहर निकलेगा। अच्छा यदि इससे पूछ दिया जाए कि ये किस स्पीड से आपका बाहर निकलेगा, रिजल्टेंट स्पीड, तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड को भी हम देख सकते हैं। और ये रिजल्टेंट स्पीड जो बेसिकली होगा ये होगा आपका vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx की बात करें तो ये बेसिकली है v0 का स्क्वायर, और vy की यदि हम बात करें तो vy हमको मिला हुआ है q इंटू ई इंटू एक्स अपान m इंटू v0 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कि वो किस स्पीड से आपका फील्ड को छोड़ेगा, तो v स्पीड से v0 स्पीड से यदि इंटर किया है तो ये अंडर रूट v0 का स्क्वायर प्लस q इंटू ई एक्स अपान m इंटू v होल के स्क्वायर स्पीड से क्या करने वाला है, ये इस फील्ड को लेफ्ट करने वाला है। मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड स्पीड होगी, और ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर के एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए अपने पाथ को क्या करने वाला है, छोड़ने वाला है। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और हम आपको बता दें, और हम कुछ क्वेश्चंस की यहां से शुरुआत करने वाले हैं। किसी का भी कोई डाउट हो वो तुरंत हमसे पूछ सकता है। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा फिगर हम हटाते हैं और नोट लगा के लिखेंगे सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे मैं कहूं कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज के, तो जो हमको डिफ्लेक्शन y है ना उसको k के टर्म्स में लिखना है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो देखिए पहले इस y का इक्वेशन क्या है, तो y का इक्वेशन है q इंटू ई, ये बेसिकली आपका 1/2 m इंटू एक्स स्क्वायर अपान v0 का स्क्वायर है। अच्छा, हमको ये बात पता है कि जो k होता है ना वो होता है 1/2 m इंटू v0 का स्क्वायर। तो इस पूरे फार्मूले को कुछ भी करके m दिख रहा है, v0 का स्क्वायर दिख रहा है, हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे फार्मूले को रखना होगा किसके टर्म्स में, k के टर्म्स में। तो देखिए y इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, q इंटू ई अपान m एक्स स्क्वायर अपान क्या हो गया ये v0 का स्क्वायर। अब देखिए ये होगा क्या यहां से कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपका, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2/4 q इंटू ई अपान m एक्स स्क्वायर अपान v0 स्क्वायर। अच्छा, इस 2 को यदि हम नीचे लाने की कोशिश करें तो ये हो गया 1/4, बेसिकली ये तो एज इट इज रहने वाला है, q इंटू ई अपान m एक्स स्क्वायर अपान v0 का स्क्वायर। और यदि 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये पूरे का हो जाएगा क्या चीज 1/2, क्योंकि 1/2 ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये जाकर के ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये बेसिकली किसके टर्म्स में आने वाला है, ये इसके भी नीचे चला आएगा। अच्छा, यदि इस फार्मूले को हम यहां से देखें तो ये बेसिकली हो जाएगा q इंटू ई एक्स स्क्वायर अपान, इसको लिख सकते हैं 1/2 m इंटू v0 का स्क्वायर, और शायद यही आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये हो गया 1/4 q इंटू ई एक्स स्क्वायर अपान k। तो आपको जो यहां से डिफ्लेक्शन y है ना वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मिल गया, और ये फार्मूला हो गया 1/4 q इंटू ई एक्स स्क्वायर अपान k, जहां x क्या है आपका लेंथ ऑफ द प्लेट, जो प्लेट थी उसकी लेंथ थी, e जो है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है, q क्या है चार्ज ऑफ द पार्टिकल है, k क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात हमको देखने को मिलती है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं हम, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो देखिए कि हम कहें कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो जो y डिफ्लेक्शन है ना वो केवल और केवल आपका चार्ज के क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। कि यदि सेम काइनेटिक एनर्जी से दो चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली इंटर कराएं तो किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो जिसका चार्ज क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। यदि काइनेटिक एनर्जी दोनों की हम क्या कर दें, कांस्टेंट रख दें, क्योंकि ई हमारा कांस्टेंट होगा, एक्स हमारा कांस्टेंट होगा, लेंथ ऑफ द प्लेट कांस्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड कांस्टेंट, 1/4 कांस्टेंट, के को कांस्टेंट मान लिया, तो डिफ्लेक्शन आपका चार्ज के क्या हो गया,
गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहां से एक बात पता चलती है, नोट करके जान लीजिएगा कि यदि हम कहें कि आपको एक दे दिया गया है प्रोटॉन और एक दे दिया गया है ड्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन की बात करें तो ये हो गया आपका मास ऑफ प्रोटॉन, इसको बेसिकली हम 1H1 के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ड्यूट्रॉन को यदि हम देखें तो 1H2 के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। चलिए, इसके अंदर एक प्रोटॉन दिख रहा है तो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, इसके ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये हो गया क्यू ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, इस ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स देख रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक आपका क्या है, न्यूट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर माने जाते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों बराबर है। यदि ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, मतलब इसका मास जो है वो 2 प्रोटॉन के मास के बराबर है, तो ड्यूट्रॉन का मास जो है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अच्छा, चार्ज की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, मतलब इसका जो चार्ज है ना, वो चार्ज भी इसका एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज भी एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, ड्यूट्रॉन का चार्ज भी एक चार्ज के प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन इसका मास अलग है। मास भले ही आपका अलग अलग हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों की यदि सेम होगी तो दोनों का डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, डिफ्लेक्शन फॉर प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन विल बी सेम, क्योंकि यदि काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम हो गई तो डिफ्लेक्शन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यदि चार्ज आपका सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। चलिए, इसको हटाते हैं और एनसीईआरटी में आए हुए 1-2 क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर आपकी एक प्लेट दे दी गई है, यह है आपकी पॉजिटिव प्लेट, और इधर आपको दे दिया है एक निगेटिव प्लेट। तो सबको पता है कि जो फील्ड होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ होने वाला है। अच्छा, यहां से इसने 3 पार्टिकल्स को दिया, तो ये 3 पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2 और ये पार्टिकल नंबर 3। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल 1, 2 एंड 3, कि यदि ये चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, 1 है, ये चार्ज पार्टिकल 2 है और ये चार्ज पार्टिकल 3 है, तो इस 1, 2 और 3 के ऊपर जो चार्जेस का नेचर है वो क्या है, किस हिसाब का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज इसी की तरफ जाकर के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, आपका निगेटिव नेचर का होगा, ये भी आपका निगेटिव नेचर का होगा। यदि ये थर्ड पार्टिकल जो है आपका वो निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसका नेचर पॉजिटिव होगा, तो ये होगा आपका पॉजिटिव नेचर का। तो पहला तो आंसर आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाले चार्ज पार्टिकल निगेटिव नेचर के होंगे और निगेटिव प्लेट की तरफ आपके डिफ्लेक्ट होने वाले चार्ज पार्टिकल आपके पॉजिटिव नेचर के होंगे, तो इनका नेचर पता चल गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि which of the particle has maximum value of the ratio of charge to the mass, कि which particle has maximum value of charge upon mass ratio, कि किस पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक बात हमको पता है कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है ना, उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी अभी हमने आपको बताया, यदि ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। तो हमको ये चेक करना होगा कि कौन से पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज टू द मास रेशियो भी ज्यादा होगा। तो जरा देखिएगा, ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, और ये अपने ओरिजिनल पाथ से। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो डिफ्लेक्शन है y, वो क्या है, मैक्सिमम है। इसका डिफ्लेक्शन थोड़ा कम है, इसका भी डिफ्लेक्शन कम है, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, और इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होने के कारण इसका चार्ज टू द मास रेशियो भी जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम। तो आंसर होगा इसका थर्ड। इसका आंसर क्या होगा आपका, थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा होने के कारण इसका चार्ज टू द मास रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा है। आई होप कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी।
यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकता है कि क्या दिक्कत है, कोशिश की जाएगी कि उसके डाउट को क्लियर किया जाए। चलिए अब एक आध क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इस पे, अच्छे क्वेश्चंस। यदि मैं आपसे कहूं कि ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी निगेटिव प्लेट है, और यहां पे हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, ये हमारा एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आपका एक अल्फा पार्टिकल है, एक बीटा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। इनको सेम काइनेटिक एनर्जी से यहां से छोड़ा जाता है फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इनके पाथ जो हैं वो कुछ इस हिसाब से दिए गए हैं। तो हमको चुनना है, चलिए ये हो गया पाथ 1, ये हो गया पाथ 2, ये हो गया पाथ 3 और ये हो गया पाथ नंबर 4। तो हमको ये बताना है कि कौन सा पाथ किस पार्टिकल का होगा, मतलब बीटा पार्टिकल कहां जाएगा, अल्फा पार्टिकल कहां जाएगा और आपका प्रोटॉन कहां जाएगा, यदि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो एक बात जान लीजिए कि सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी हमने बताया कि जो आपका डिफ्लेक्शन y होता है ना, वो चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, मतलब इसके ऊपर होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन का मतलब 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल की बात करें तो ये बीटा पार्टिकल आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पे होता है आपका 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज। अच्छा, जो प्रोटॉन होता है वो होता है आपका 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज और आपका जो बीटा पार्टिकल है निगेटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बीटा पार्टिकल है वो आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इसके लिए पाथ 1 या 2 में दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चाहे तो आप इसको ये बोल दीजिए, चाहे तो ये बोल दीजिए, ठीक है, जो होगा 1 और 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन हमको यहां पे कराना नहीं है, एक ही निगेटिव पार्टिकल है। तो चाहे तो आप बोल दीजिए कि वो पाथ नंबर 1 पे जाएगा, चाहे तो बोल दीजिए पाथ नंबर 2 पे जाएगा। और ज्यादा कंफ्यूजन हो आपको तो केवल आप एक ही पाथ को इधर सेलेक्ट कर लीजिए, इसको बोल दीजिए 1, इसको बोल दीजिए 2 और इसको बोल दीजिए 3। तो ये वाला जो पाथ है वो होगा बीटा के लिए, क्योंकि बीटा निगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव की तरफ क्या करने वाला है, आपका मूव करने वाला है। अब इन दोनों लोगों में हमको देखना है, तो दोनों लोगों को यदि हम चेक करें तो आप देखिए कि इसका डिफ्लेक्शन कम है और इसका डिफ्लेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो जिसका डिफ्लेक्शन कम है उसका चार्ज भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमको यहां से पता चल रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है सेम काइनेटिक एनर्जी पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में जिसका चार्ज कम होगा उसका डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रोटॉन का चार्ज कम है तो इसका डिफ्लेक्शन भी कम है, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है तो चार्ज का मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है पाथ नंबर 3 को पकड़ेगा, प्रोटॉन जो है पाथ नंबर 2 को पकड़ेगा और बीटा पार्टिकल आपका पाथ नंबर 1 को पकड़ेगा। आई होप कि ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उनको भी कराते हैं और आई होप कि बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, सॉरी फ्रेंड्स, जो बैटरी है थोड़ी हमारी लो हो गई है, तो इसलिए हम इस सेशन को यहीं पे ब्रेक करते हैं और आपको एक अगली वीडियो इस पे देंगे जिस पे बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। 15 से 20 मिनट की वीडियो, धमाकेदार वीडियो होगी, इंतजार करिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। थैंक यू।